वक्त की रफ्तार। भैया, ये सब क्या है? लाड प्यार हो रहा है मानसी। पता नहीं डैड और बाप विलास भैया के साथ अभी भी इतने सॉफ्ट क्यों हैं? ऐसी बात नहीं है भैया। यही बात है मानसी, वरना उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, और यही बात अगर मैंने डैड से की होती ना तो पता नहीं क्या करते वो। भैया आपकी बात और है। हाँ, मैं समझदार जो हूं, पढ़ा लिखा हूं, बड़ों की इज्जत करना जानता हूं, मेहनत करना जानता हूं, और विलास भैया एक शराबी और अय्याश किस्म के इंसान हैं। प्रजासत्ताक को वो दांव पर लगा देना चाहते हैं, बजाय इसके कि उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए। उनसे सोचने का समय मांगा गया है। समय क्या सोचेंगे? वो तो अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। भैया, विलास भैया पता नहीं किस जुनून में ये सब कह गए। उन्हें ये तो पागलपन है। भला प्रजासत्ताक से उन्हें क्या मिलेगा? उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी और इम्पॉसिबल। नाटक कर रहे हैं वो यहां प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने ही आए थे, सिर्फ बातों में उलझा रहे हैं। और तुम देख लेना मानसी, डैड ने अगर उनकी शर्त मान भी ली ना तो उनकी अगली शर्त यही होगी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा। विलास भैया ऐसा कर सकते? क्यों? तुम उन्हें नहीं पहचानती हो? वो यही करेंगे। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी में अपना आधा हिस्सा कोई छोड़ता है क्या? अरे मजाक की बात है। वो यही लेने आए थे और यही लेकर जाएंगे। याद रखना मेरी बात। और क्या कहा विलास जी ने? और क्या कहेंगे, यही बहुत है। 2 लफ्जों में वो बहुत कुछ कह गए। वो तो देश रत्न खानदान की मान मर्यादा पर लकीर खींच गए। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मुझे कुछ अपशकुन सा लग रहा है। विलास भैया के आने की खुशी हम सबको है, लेकिन ये क्या कह दिया उन्होंने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विलास भैया के जाने के बाद कोई भी किसी से कुछ भी नहीं बोल पाया। भाभी रात भर रोती रही। दूसरे दिन उनकी आंखें ये बात छुपा नहीं सकी। और बा, वो तो बेचारी चुप सी हो गई। मैं जब भी उन्हें देखती हूं ना, मुझे बहुत डर लगता है, घबराहट होती है। पता नहीं इस उम्र में उन्हें और क्या क्या देखना है। जिस तरह से विलास भैया ने आकर अपने हक की मांग की ना, मैं एकदम खामोश सी हो गई। मुझे बहुत घबराहट होती है। उन्हें एक अटैक तो पहले ही आ चुका है। विलास भाई को क्या समझाया नहीं जा सकता? उन्हें अगर समझना होता ना तो बहुत पहले समझ गए होते। विलास भाई के पीछे कहीं कोई और दिमाग तो काम नहीं कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। वही सिद्धि देवी। क्यों मतलब? हमने विलास जी को वहीं देखा था। हाँ, और जिस तरह सर बता रहे थे उसके बारे में, मुझे वो औरत बहुत अजीब सी लगती है। क्या हम उस औरत से मिलकर उसके इरादे नाकाम नहीं कर सकते?
अब तो बहुत देर हो चुकी है। विलास भैया तो किसी की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि उस औरत से एक बार मिल लेना चाहिए, और मिलने के बाद ही हम वो क्या चीज है उसके बारे में अंदाजा बांध सकते हैं। नंदू, ये बहुत दूर की बात है। मानसी, ये बताओ कि सर का इस बात पर क्या रिएक्शन है? पापा ने विलास भैया से सोचने के लिए कुछ समय मांगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो प्रजासत्ताक के इस तरह से टुकड़े ना करे। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालना होगा। हमें इसके बारे में और सोचना होगा। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुई। पिंकी की पढ़ाई हो गई? पढ़ाई हो गई, खाना भी खाया, सो भी गई। क्या बात करी हो? इतनी जल्दी? अभी तो 8 भी नहीं बजे। सुबह 5 बजे उठती है वो। मार्च महीना चल रहा है, एग्जाम सामने है। तुम तो बस किताबों में खो जाते हो, तो आसपास का ध्यान होता है तुम्हें? ये किताबें कुछ ऐसी चीज है। आज एक अलग सी कहानी पढ़ी मैंने। कितने आसपास है हमारी जिंदगी से। क्या है? लेखक कहता है, एक आदमी को किसी साधु ने कहा कि सामने की छोटी पहाड़ी पर हजारों पत्थर पड़े हुए हैं। उनमें से एक पत्थर पारस का है, जिसे लोहे का स्पर्श होने पर लोहा भी सोना हो जाएगा। झूठ कहा होगा उसने। नहीं, सचमुच वो पत्थर था वहां पर। उस आदमी ने साधु का आशीर्वाद लिया, एक लोहे का टुकड़ा लिया और चल पड़ा। दिन भर वो पत्थर उठाता और लोहे के टुकड़े से लगाता। बस एक जुनून सा सवार हो गया था उसके सर पर। पत्थर उठाता और लोहे के टुकड़े से लगाता। यही करता रहा। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। सवेरा हो गया और अचानक उसने देखा उसके हाथ में जो लोहे का टुकड़ा था वो सोने का हो गया था। मतलब उसने वो पत्थर पाया? नहीं, सोने के अवस में वो एक अंधे जैसा काम करता रहा। वो पारस उसके हाथ में कब आ गया और कब चला गया उसे खुद भी पता नहीं चला। उसे सामने देखा, आसपास हजारों पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उनमें से पारस कौन सा है। हाँ सिद्धांत, सचमुच ये कहानी हमारी आज की जिंदगी की रफ्तार से कितनी मिलती जुलती है। मगर जिंदगी की रफ्तार को काबू में रखना हमारे हाथों में है ना। सिद्धांत, क्या सचमुच ये हमारे हाथ में है? 100%। बस अपने मन पर काबू चाहिए। खाना लगाऊं? देखो, तुम मेरे साथ किचन में बैठो, मैं एक फर्स्ट क्लास फ्रेश आइटम बनाता हूं। अब क्या बनाओगे? सब कुछ तो तैयार है। खाओगे तो जाना नहीं। बिल्कुल सही वक्त पर आ गई मैं। हम भी खाएंगे प्रोफेसर साहब। अरे सुप्रिया, तुम अचानक आ गई? तो दोस्तों के घर के अपॉइंटमेंट लेकर जाया जाता है। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। हाउ आर यू प्रोफेसर? अच्छा हूं, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं किचन में हूं। अरे बड़ा प्यारा पति पाया है तुमने। पत्नी को हॉल में बिठाकर खुद किचन में काम कर रहा है। अरे ये तो उनका शौक है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। बाय द वे, कांग्रेट्स अगेन। तुम डीन तो बन गई। हाँ, बन तो गई। अरे ये क्या टर्निंग है बोलने की? तुम बात तो ऐसी कर रही हो जैसे किसी ने पत्थर रख दिया है तुम्हारे सर पर। बाय द वे, तुमने अब तक शिफ्टिंग क्यों नहीं की? शिफ्टिंग? भोली मत बनो। बंगला जो अलॉट हुआ है तुम्हें। अरे इस शहर में तो किस्मत वाले ही सिर्फ बंगले में रहते हैं।
मैं तो जल रही हूँ तुम्हारी किस्मत पर। हाँ सुप्रिया, बंगले में सिर्फ किस्मत वाले ही रहते हैं। अरे तो बंगला मिला है, जाओ रहो। हर एक कुर्सी का अपना अपना रौब होता है। रौब जताना सीखो विद्या, रौब जताना सीखो। अब तुम डीन बन गई हो, कब तक इस 2 बेडरूम किचन में रहोगी? सुप्रिया, ये 2 बेड किचन ही सही, लेकिन ये घर सिद्धांत ने और मैंने अपनी कमाई से खरीदा है। सिद्धांत के जज्बात इस घर से जुड़े हैं। अरे गोली मारो इन जज्बातों को यार। तुम भी कैसी घिसी पिटी बातें कर रही हो? जिंदगी में चेंज चाहिए, थ्रिल चाहिए, चैलेंज चाहिए, रफ्तार चाहिए। वो सब तुम्हारे पास होकर भी तुम उसे ठुकरा रही हो। मैं थक गई हूं इन बातों से। रफ्तार को मानती हूं मैं, मगर वो रफ्तार किस काम की जो जिंदगी का मजा ही न दे। अरे अगर जिंदगी में रफ्तार नहीं तो क्या मजा है? अपने मन पर काबू रखो तो है। लेकिन क्यों रखे मन पर काबू, क्यों? विद्या, दुनिया कहां जा रही है और तुम कैसी बातें करती हो? देखो, अगर इंसान अपने मन पर काबू रख सकता तो वो भगवान नहीं बन जाता। सभी तुम्हारे सिद्धांत की तरह आदर्शों पर चलने लगे तो जिंदगी में मजा कहां से आएगा? लाइफ इज फन, जस्ट एंजॉय इट विद्या। मैं तुम्हारे सिद्धांत को समझा सकती, लेकिन वो किसी की बातें सुनते ही नहीं। तुम्हें ही उन्हें समझाना होगा। वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि वो मर्द है। उनका क्या एक्स्ट्रा अधिकार बनता है? तुम्हारे जिंदगी पर उनकी हुकूमत क्यों है? वो मेरे पति है। पति है, मालिक तो नहीं। और तुम उनकी बॉन्डेड लेबर तो नहीं हो। तुम्हें भी पूरा हक है अपनी जिंदगी बनाने का, अपने फैसले खुद करने का। रिश्तों में हकों की बात नहीं आती सुप्रिया। तो वो रिश्ता किस काम का? तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो ये रिश्ता कब का तोड़ चुकी होती। गलत फहमी में हो। विद्या की जगह अगर आप होती तो ये रिश्ता कभी नहीं बनता। अपने आप से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखी आपने। विद्या से बराबरी करने की कभी कोशिश मत करना। अभी उसके मन में थोड़ी सी संवेदना है। आपकी तरह कांच में रखी हुई रबर की गुड़िया नहीं बनी वो। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आपको क्या अधिकार है मुझे इस तरह जलील करने का? उस दिन भी भरे पार्टी में आपने मेरा अपमान किया था। जब आप जानती है कि मैं आपका अपमान करता हूं तो यहां आती क्यों है? मैं आपके यहाँ नहीं, मेरी सहेली के घर आती हूँ। और आपकी ये सहेली मेरी बीवी है। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इस देश में पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं और दोनों एक ही होते हैं। सिद्धांत, आई एम सॉरी विद्या, मैं तुम्हारे मेहमान का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यह औरत मेरे घर में मेरे सामने तुम्हारे मेरे रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही है। अगर ये तुम्हारे मेहमान ना होते तो पता नहीं आज इस वक्त मैं इसके साथ क्या सलूक करता। मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए डॉक्टर, मेरी आप जैसी ऊंचे ख्यालात वाली औरत के साथ बात करने में बराबरी नहीं हो सकती। मगर एक बात जरूर कहूंगा, अच्छा हुआ आपने शादी नहीं की, वरना अपने साथ साथ एक और इंसान को पछताने पर मजबूर कर दी। और शादी करना भी नहीं। रिश्ते की गहराई जो लोग नहीं जानते उन्हें रिश्ता बनाने का कोई अधिकार नहीं। न जाने आज तक कितने घर आपने बर्बाद किए होंगे। शादी बिल्कुल मत करना। नसीहत के लिए शुक्रिया। मैं अपना भला बुरा खुद समझती हूँ। अगर सचमुच अपना भला बुरा समझती है तो यह भी समझ लीजिए कि इस वक्त यहां से जाने में ही आपकी भलाई है। सिद्धांत, सुप्रिया, आई एम सुनो सॉरी तो। विद्या,
मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? पता नहीं। विद्या, मेरे सुप्रिया को कुछ कह देने पर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैं मेरा शोषण भी सह नहीं सकता। विजय, दुश्मन तो सामने से वार करते हैं, उनसे डर नहीं लगता, मगर दोस्त तो परख नहीं चाहिए। सुप्रिया तुम्हारे दोस्त नहीं, जहर है, पीछे संभल के रहना। अपनी जगह पे वो सही है सिद्धांत।